Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 21st of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 21 जून 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तुलागी आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड है सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से। तो पूछा यह जा रहा है कि व्हाट इज़ और आर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो सरकार की जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसका पर्पज़ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्टली आपको चूज़ करना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउस होल्ड्स इन टू द इकोनॉमी, यानी घरों में जो भी सोना पड़ा है वो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। तो क्या जो घर में सोना रखा हुआ है उसको इकोनॉमी के अंदर लाने का काम करता है ये स्कीम। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। तीसरा स्टेटमेंट टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स, जो हम लोग आज के टाइम पर दूसरे कंट्री से सोने को मंगाते हैं तो उस चीज़ की जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करने में ये मदद करेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ये स्कीम यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से सूट करती है। नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली या फिर ऑप्शन डी तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल भी आया है इकोनॉमी सेक्शन पर, तो वहाँ से हम लोग उस आर्टिकल को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को इस पूरी स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा। रिसेंटली भी हमने इसके बारे में कवर किया है और उस एक्सप्लेनेशन के साथ में ही मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को भी दे दूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। अब आपको पता है पूरे देश भर में एक चीज़ की चर्चा हो रही है, वो है अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम से संबंधित रेगुलर बेसिस पर फ्रंट पेज पर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो आज भी यहाँ पर एक अपडेट है इसके अंदर। हमारी आर्मी ने ये बोल दिया है कि देखो जो अग्निवीर होंगे, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के अंदर जो भी सोल्जर्स रिक्रूट करे जाएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। तो जो फर्स्ट सेट होने वाला है अग्निवीर का, वो सर्विस को ज्वाइन करेंगे जून 2023 के अंदर और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जॉब रिलीज़ अगस्त के अंदर देखने को मिलने वाली हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ बताया गया इस साल लगभग 40,000 अग्निवीर्स को हम लोग 2 बैचेस के अंदर रिक्रूट करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये भी किया जाता है कि 2 बैचेस के अंदर अलग अलग रिक्रूट किया जाएगा। अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अगस्त के बीच में हम लोग देख पाएंगे इस पहली रैली को कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि देखो जितनी भी चीज़ें जैसे भी अनाउंस की गई थी वो वैसे ही इम्प्लीमेंट की जाएंगी। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि जो भी कैंडिडेट इस अग्निपथ स्कीम के अंदर एनरोल होंगे 4 साल के लिए सर्व करेंगे और यहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है जब 4 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा तो उनको सेवा निधि पैकेज के थ्रू 11.71 लाख रुपीज़ यहाँ पर इमीडिएटली प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। पेंशन वगैरह के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। आप लोग देख पाओगे दे विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी पेंशन और ग्रेट्युटी, ये यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। तो कोई भी पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी। बाकी स्कीम के अंदर धीरे धीरे जो बदलाव करे हैं सरकार ने, उसी के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो बदलाव क्या है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया है, परसों भी डिस्कस किया है, तो उसको हम लोग वापस यहाँ पर नहीं कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, क्योंकि बस इसमें इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं है ये आर्टिकल। आने वाले टाइम पर इसके ऊपर लगातार चर्चा होती रहेगी, तो आगे वाले टाइम पर हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके जो भी अपडेट आएगा उसको कवर करते हुए चलेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। मेक श्योर करो आप लोग यहाँ पर एक सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबाकर जो हमारा टारगेट है उसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। 1 सेकंड लगने वाला यार, काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस यूट्यूब का एल्गोरिथम भी कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे वीडियो को सपोर्ट जो है वो वीडियो पे लाइक और कमेंट करके कर सकते हो। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जाना है इंस्टाग्राम पर, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, ये वाली प्रोफाइल ओपन होगी और वहाँ पे कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज़ जो है वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। अपने क्वेश्चन को बस लिख के छोड़ देना, मैं रिप्लाई वहाँ पे आपको कर दूंगा। पिछले 2 दिनों में हेल्थ इश्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, इसी वजह से मैं ज़्यादा लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। चलो आगे आते हैं। तो जो बीच में हमारे रीजनल पेजेस होते हैं, उसी पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ मेंशन किया गया है। जो ड्रैगन फ्लाई होती है आप समझ गए होंगे, तो एक रेयर ड्रैगन फ्लाई को स्पॉट किया गया है केरला के अंदर में। तो पहली बार कुछ इस प्रकार के ड्रैगन फ्लाई देखने को मिली है। या आप लोग पिक्चर देख पाओगे, यह है ड्रैगन फ्लाई, इसका नाम है स्पाइनी हॉर्नटेल। तो इसको स्पॉट किया गया कोतियूर फॉरेस्ट में, यानी केरला के अंदर पहली बार ये देखा गया है। इसी वजह से ये लगातार यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई चर्चा में है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई से संबंधित आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई एक रिसेंटली भी चर्चा में थी। ध्यान रखना, ये तो अभी एक दूसरी ड्रैगन फ्लाई है स्पाइनी हॉर्नटेल, जो कि केरला के अंदर पहली बार डिस्कवर करी गई। लेकिन उससे पहले भी एक नई प्रजाति ड्रैगन फ्लाई की मिली है जिसका नाम है प्लेटीगोम्पस बैनरीटेरम। इसको डिस्कवर किया गया था असम के अंदर, यह मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना है। उसका ड्रैगन फ्लाइज होते क्या हैं जान लेते हैं। एक एरियल प्रेडेटर इंसेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उड़ने वाला यहाँ पर कीड़ा आपको ये देखने को मिलेगा। ये ड्रैगन फ्लाई ज़्यादातर आपको साफ़ पानी के आसपास देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग कलर्स की वजह से ये काफ़ी हद तक सुंदर भी लगते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। बाकी हैबिटेट के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ज़्यादातर जो ड्रैगन फ्लाइज है वो ट्रॉपिक्स वाले रीजन में रहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले हिस्से में आपको ज़्यादातर ये ड्रैगन फ्लाई पाए जाते हुए नजर आएंगे। बाकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप कह सकते हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो आप कहोगे ऐसा कैसे? तो जब हम लोग बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई की, तो इसका काम है मॉस्क्यूटो यानी कि जो मच्छर होते हैं प्लस जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खाने का। और आप देख पाओगे ये उन्हीं मॉस्क्यूटोज़ को खाता है जो मॉस्क्यूटो हमारे लिए खतरा है, इंसान के लिए खतरा है। कैसे? तो इन मच्छर से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं, तो उन्हीं मच्छरों को खाकर उस बीमारियों को भी कंट्रोल करने का एक काम करता है। तो इसी वजह से एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी जो ड्रैगन फ्लाई है वो इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई की जान को आज के टाइम पर खतरा है। लगातार ये इनकी जो प्रजातियां वो ख़त्म हो रही हैं। उसके पीछे का कारण है कि जहाँ पे ये रहते हैं ड्रैगन फ्लाई, वो एरिया डिस्ट्रैक्ट होता चले जा रहा है, उस एरिया को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो ड्रैगन फ्लाई है वो आज के टाइम पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो रेगुलर बेसिस पर कम हो रही है। तो ध्यान रखना असम के अंदर कौन सी ड्रैगन फ्लाई अभी डिस्कवर करी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये केरला के अंदर, ये आपके स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे 2 आर्टिकल हैं। अब दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग इसको देखें तो कल बहुत तेज़ी से इस चीज़ को लेकर खबर कवर करी गई थी, यानी जो हमारा न्यूज़ चैनल होता है ना, जो मसाला न्यूज़ वाले होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर इस न्यूज़ को बहुत तेज़ी से कवर किया था। अब हुआ क्या है, देखो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिला। ये जो आपको देखने को मिल रही है रोप वे यानी केबल कार,
इस केबल कार के अंदर क्या हुआ, कुछ लोग अटक गए। अब कुछ लोग क्या अटक गए, केबल कार खुद ही अटक गया हिमाचल प्रदेश के अंदर में। तो 11 लोग थे इस केबल कार के अंदर, ये केबल कार रास्ते में ही अटक गया। घंटों भर तक यहाँ पर इन लोगों के थ्रू वेट किया गया और उसके बाद फाइनली यहाँ पर इन लोगों को रेस्क्यू किया गया, इनको बचाया गया। इनकी जो वीडियोज़ हैं कल वो ट्रेंड हो रही थी ट्विटर के ऊपर, बहुत सारी वीडियोज़ इन्होंने खुद अंदर से रिकॉर्ड करके डाली हैं। प्लस आप देख पाओगे किस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है, इनको उतारा जा रहा है, ठीक है ना। ये केबल कार स्टक हुआ यानी कि अटका हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद इनको यहाँ पर बचाया गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर साहब, इनका कहना यहाँ पर यह है कि बिल्कुल हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है और इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सके, ठीक है। बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ भी यहाँ पे काम का नहीं था। आगे आते हैं। अब जो ये अगला आर्टिकल है, ये अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी बार हमने पढ़ा है लेकिन महीनों हो गए पढ़े हुए। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जल्द ही ओपन करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर, ऐसा हमारे हरदीप पुरी साहब का कहना है, जो कि एक तरीके से करेंट टाइम पे हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने मेंशन किया कि बिल्कुल बहुत लंबे समय से वेट किया जा रहा है इस एरिया को कब ओपन किया जाएगा। रिसेंटली यहाँ पर इसको बंद कराया गया था, 26 जनवरी पर थोड़ी देर के लिए ओपन किया गया था रिपब्लिक डे पर, जब रिपब्लिक डे की परेड हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर इसको ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे यही मेंशन किया जा रहा है कि जल्दी हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो फरवरी से ही लगातार, मतलब आप कह सकते हो पिछले साल फरवरी 2021 से ये एरिया बंद है, इसको बंद कर रखा है। अब फाइनली यहाँ पर इसको ओपन किया जाएगा एक रीडेवलपमेंट के बाद में। तो ये है क्या क्या काम चल रहा था इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग नए नए करंट अफेयर की फील्ड में उतरे हैं उनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है आखिरकार ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। तो चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग इस पिक्चर को देखते हो तो ये वाला जो सीन आपको दिख रहा है ये दिल्ली का सीन है। दिल्ली में आपको इंडिया गेट देखने को मिलेगा और इंडिया गेट के बिल्कुल जस्ट सामने आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है। अब इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन के बीच में आपको राजपथ वाला रास्ता भी देखने को मिलता है। तो इस पूरे एरिया के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, इस पूरे एरिया को ही यहाँ पर वापस से रीडेवलप किया जा रहा है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रहे हैं, उसी को हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या बन रहा है, सबसे पहली बात तो देखो यहीं पर राष्ट्रपति भवन है, यहीं पर इंडिया गेट है और यहीं पर हमारा पार्लियामेंट है। करेंट टाइम पर जो पार्लियामेंट आपको गोल वाला देखने को मिलता है ना, तो वो पार्लियामेंट भी यहाँ पर है। अब जो हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट है उसको हम लोग रिप्लेस करके एक नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। हालांकि गोल वाला पार्लियामेंट ऐसे देखने को मिलेगा, अभी हमारा एक नया पार्लियामेंट ट्रायंगुलर शेप के अंदर बनाया जा रहा है, तो वो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में। तो क्या क्या बन रहा है, एक नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहाँ पर बनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की नई बिल्डिंग बन रही है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के नए नए रेसिडेंसेस यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के बराबर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो सारा काम हो रहा है ये सब आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में किया जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी अपने पास में रख ली है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में ना आर्टिकल बहुत कम है, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, इनफैक्ट एडिटोरियल भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक दो एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे डिटेल से। फिलहाल तो एक आर्टिकल ये है, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। मेंशन किया गया है कि देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर चाहता है इंडिया के साथ में मिलकर इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर अपने टाइज़ को इम्प्रूव करना। तो इंडिया यहाँ पर इकलौता ऑस्ट्रेलिया का एक इम्पॉर्टेंट क्लोजेस्ट सिक्योरिटी पार्टनर देखने को मिलता है और यहाँ पे ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स के थ्रू बोली गई है, जो कि आप लोग को पिक्चर में दिख रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि बिल्कुल यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिलकर साथ में एक कोऑपरेशन करना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। लंबे समय से यहाँ पर इंडिया इस एरिया को देख रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बिल्कुल साथ में खड़ा है और ऑस्ट्रेलिया रेडी है भारत के साथ में काम करने के लिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इंडो पैसिफिक रीजन का क्या हुआ ना कि मैं मैप लाना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे तो आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो चलो यार मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, हाथ है ना।
तो जहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे कि इंडिया का मैप आपको नीचे से देखने को मिलेगा, इधर आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाता है। बाकी इधर म्यांमार, थाईलैंड, देन उसके बाद इधर वियतनाम, देन इधर मलेशिया, देन उसके बाद इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गए, और फिर इधर उसके बाद आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नीचे ही आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। ये आप जब मैप देखोगे तो इसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप रेगुलर मैप पढ़ते रहते हो तो मैप रट जाता है। तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। इस वाले रीजन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की साइड से स्टेटमेंट है कि भाई इस पूरे एरिया में हम दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहीं पर ऊपर चाइना आ जाता है और चाइना की इलीगल एक्टिविटीज़ और चाइना के बहुत सारा एग्रेसिवनेस इस पूरे के पूरे एरिया में देखने को मिलता है। तो चाइना की इस इलीगल एक्टिविटी को रोकना और इस एग्रेसिवनेस को रोकने का ये काम करेंगे दोनों देश मिलकर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है। ऐसा क्यों? देखो, इंडिया चाइना ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशन ख़राब कर चुके हैं, खासकर चाइना की साइड से रिलेशन ख़राब करे गए। जून 2020 से जब से गलवान वैली के अंदर क्लैश हुआ है तब से ही दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन ख़राब हैं। और ऐसी ही सिमिलर कंडीशन चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी आपको काफ़ी हद तक ख़राब देखने को मिलेंगे। हालांकि उस समय, यानी कि अभी जो थोड़े टाइम पहले चाइना के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे स्कॉट मॉरिसन, अभी तो फ़िलहाल बदल चुके हैं, एक नए आ चुके हैं। तो पहले तो स्कॉट मॉरिसन हुआ करते थे, उनके टाइम पे चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन ख़राब हो गए थे। लेकिन करेंट टाइम पर जो नए पीएम बने हैं, इनका बोला यह जाता है कि देखो इनका झुकाव जो है चाइना की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है। वो आने वाला टाइम बताएगा, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं हाईवे, है ना। तो अभी फ़िलहाल आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन सिचुएशन वही सिमिलर है। चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी अपने आप में थोड़े डैमेज हुए हुए हैं। तो इसी चक्कर में ऑस्ट्रेलिया चाहता यह है कि भारत के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन यानी कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर सिक्योरिटी को लेकर अपने टाइज को, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करे। ठीक है ना। आई होप आप लोग यहाँ पर एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि आपको पता होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, और उससे पहले भी चर्चा में था। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने लगातार चर्चा में था। अप्रैल में शांत रहा, मई में फिर से चर्चा में था, फिर उसके बाद जून में ही फिर से चर्चा में आ चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल इसके बारे में पढ़ना है अच्छे से। तो क्या हुआ था, रिसेंटली भारत ने एक हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। यह है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि व्यापार को दोनों कंट्री के बीच में एक बढ़ावा देगा। और मैंने आपको बताया फरवरी 2022 के अंदर ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था। जो निगोसिएशन है वो स्टार्ट होना चालू हुआ, और बहुत पहले से चर्चा कर रहे हैं हम लोग। साल 2021 से इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये बेसिकली पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और फरवरी में भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ में भी साइन किया था। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग और भी देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, जिससे यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी सारे बेनिफिट पहुँचेंगे और हम लोग भी व्यापार के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल पाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है, इसको ज़्यादा फोकस में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली ये ध्यान रखना ट्रेड एग्रीमेंट हुआ किसके साथ में है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, ऑब्वियसली बात है, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इतनी बार पढ़ा है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम लोग किसी देश के साथ में करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो वो देश पहले एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ चार्जेस लगाया करता था वो यहाँ पर ज़ीरो कर दी जाएगी। तो फ़ायदा ये होगा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे वो अब नहीं लगेंगे, ज़ीरो ड्यूटी रहेगी। तो व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। ठीक है ना। वैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, जेम्स हो गए, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं किसको, ऑस्ट्रेलिया को। फिर उसके बाद बोला गया है ये जो एग्रीमेंट है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो व्यापार है उसको बढ़ावा देगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारी मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट हो। जो एक तरीके से बायलैटरल ट्रेड है गुड्स और सर्विसेज को लेकर, वो आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन तक पहुँचा सकें, जो कि आज के टाइम पर 20-27 बिलियन का है। तो ये हमारा मेजर फोकस रहने वाला है। बाकी इंडिया
और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस कैसे हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भारत में क्या बेचता है। ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को एक्सपोर्ट जो है करेगा, वैसे इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग को एक्सपोर्ट करेगा जो शीप का मीट होता है, वूल है, प्लस ऑस्ट्रेलियन वाइन, आलमंड, देन लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये हमें एक्सपोर्ट करने वाला है। तो वो यहाँ पे जनरल सी बात है। अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में। जब हम लोग ट्रेड रिलेशन देखते हैं तो अभी के टाइम पर जो व्यापार है वो थोड़े कम एरिया में स्टक हो चुका है। उसी व्यापार को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये एग्रीमेंट हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। इनफैक्ट मेंशन यहाँ पर ये किया जाता है, एक सेकेंड रुक जाओ, कि साल 2021 के अंदर दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो व्यापार आपको देखने को मिलेगा वो 27.5 बिलियन डॉलर्स का था, जिसको बढ़ाकर हम लोग अप्रोक्स 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी के तहत यहाँ पर क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया जो है 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का, और इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। बाकी आपको पता होगा क्वाड ग्रुप के बारे में। तो क्वाड ग्रुप क्या है, जिसके अंदर 4 देश देखने को मिलते हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड ग्रुप के अंदर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अपने आप में एक कोऑपरेशन रहता है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अच्छा, आप लोगों से यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पे क्वाड ग्रुप के बारे में चर्चा हो गई, जो कि यहाँ पे हमेशा हम लोग करते रहते हैं। इंडो पैसिफिक वाले रीजन वाला जो क्वाड ग्रुप है ये उसके बारे में है। अभी वेस्ट एशियन नेशनों ने भी मिलकर यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप बनाया है। तो वेस्ट एशिया के अंदर एक क्वाड ग्रुप है, उस क्वाड ग्रुप के अंदर कौन कौन से 4 देश हैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक वाला क्वाड ग्रुप अलग है, वेस्ट एशिया वाला क्वाड ग्रुप अलग है, ध्यान रखना। वेस्ट एशिया वाले क्वाड ग्रुप के बारे में मैंने मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग वहाँ से भी एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक एडिटोरियल है, KR श्याम सुंदर साहब ने लिखा है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करता है। GS पेपर 3 इकोनॉमी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो डिस्कशन करेंगे क्या क्या यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अभी रिसेंटली PM के थ्रू एक अनाउंसमेंट किया गया कि 10 लाख के आसपास जॉब्स को जनरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार को अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर, क्योंकि जो ये जॉब्स जनरेट करी गई हैं क्या वाकई में वो जॉब मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उसको लेकर यहाँ पे ऑथर ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो 21 जून का डेली मेंस क्वेश्चन आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कल हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द इंडो बांग्लादेश रिलेशन। तो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है उसको एनालाइज करना है, साथ ही साथ आपको एग्जामिन ये भी करना है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के बीच में रोड ब्लॉक्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो एक अच्छा सा आंसर लिखना है, ऑब्वियस ही बात है लिखे हो गई है आप लोग, क्योंकि डेली बेसिस पर रोज़ाना बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हो और आपके रिलेशन जो है इंडिया बांग्लादेश को लेकर वो तैयार हो जाएंगे। अब आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर उसको सबमिट करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप लोग आंसर लिख लो तो टेलीग्राम पर आना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग भी अगर आप लोग टाइप कर दोगे तो मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग इस पर टैप करोगे ये वाला चैनल ओपन हो जाएगा। ये आप देख पाओगे ये 20 जून का मेंस का क्वेश्चन है और उस प्रकार से डेली बेसिस पर आपको यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे कमेंट लिखा हुआ है, इसी पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये एक दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। अभी यहाँ पर इंटरनेट ऑफ है जैसा आप लोग को दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ ओपन नहीं होगा। तो ये दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा और वहाँ पर जाकर आप लोग अपने आंसर्स को सेंड कर पाओगे। और बहुत सारे लोग एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है ना। बाकी एक एडिटोरियल यह है डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एडिटोरियल हमारा इंडियन एक्सप्रेस का है, फिर उसके बाद टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल है, फ्रांस के पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करता है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाएगा इस एक्सप्लेनर सेक्शन पर, यह बात करता है एल सल्वाडोर के बिटकॉइन के बारे में। मतलब ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। और मतलब आपने भी रिसेंटली देखा होगा क्या हुआ है कि बिटकॉइन जो है पूरी तरह से क्रैश हो गया। तो मेरे मन में भी यहाँ पर ये सवाल जगा था, वैसे आपके मन में जगा होगा कि अब यहाँ पे एल सल्वाडोर का क्या होगा। तो एल सल्वाडोर को क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एल सल्वाडोर एक ऐसा कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया था एज अ लीगल टेंडर, अपनी करेंसी के तौर पर बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया था और आज बिटकॉइन डूब गया। तो क्या पड़ा है इम्पैक्ट, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। पहले तो
ज़रा मैं आप लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हालांकि हमने इसके बारे में चर्चा की थी 14 जून को या 12 जून को चर्चा की थी। आज यहाँ पे 21 जून हो चुकी है, तो बहुत सारे लोगों को तो याद होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी याद होगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आखिरकार क्या हुआ था। देखो, बिटकॉइन को लेकर हमने डिस्कशन किया था। न्यूज़ ये आ रही है कि जो बिटकॉइन है वो क्रैश हो चुका है। अब क्रैश होने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो, बिटकॉइन क्या है, पहले तो ये समझ लो, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इस प्रकार से अलग अलग करेंसीज देखने को मिलती है। बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है। कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, कुछ नहीं पता है। इसका कोई भी रेगुलेशन नहीं, कोई इसको रेगुलेट नहीं करता। अब ये बनती कैसे है, तो देखो, कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। लोग यहाँ पे अपने घर में कंप्यूटर्स को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। लोग घर में यहाँ पर बिटकॉइन को बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर्स जो है वो लगा कर उसमें प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सारी बिजली लगती है। उसके बाद में लंबे समय तक प्रोग्रामिंग होने के बाद में जाकर हम लोगों को बिटकॉइन मिलता है। ठीक है ना। तो बिटकॉइन की वैल्यू एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन करेंट टाइम पे तो वैसे हालात बहुत ख़राब हैं इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के। तो इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर लेकर चलता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये समझाता हूँ। बिटकॉइन और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो यहाँ पे क्रैश हो रही है पिछले कुछ टाइम से। बिटकॉइन मतलब इस कगार पर आ चुका है कि करंट टाइम में आप देखोगे ना, तो पिछले नवंबर पे, यानी कि 2021 में नवंबर में बिटकॉइन की जो मार्केट है वो लगभग $69,000 तक का था। मतलब वो एक तरीके से इस पीक पर हिट हुआ था। लेकिन आज जब इसके अंदर गिरावट हुई है तो ये बिटकॉइन $22,000 तक पहुंच चुका है, जैसा आप लोग देख पाओगे। तो यहाँ पर मेंशन किया, बिटकॉइन $69,000 का था नवंबर में पिछले साल, और आज जो है ये $22,000 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब गिरता गिरता कितना नीचे गिर चुका है, आप लोगों ने इसको देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि बिटकॉइन की तरह देखो और भी बहुत सारे आपको क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये सारे आपको क्रिप्टो करेंसी के कैटेगरी के अंदर आते हुए नजर आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बोला कि जब हम लोग इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम ने तो अपना मतलब मार्केट पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया। मतलब बहुत बुरी तरह से वो भी क्रैश हुआ है। उसके बाद मेंशन यहाँ पर किया जाता है कि देखो, ओवरऑल जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, जब हम लोग उसको देखते हैं तो वो $1 ट्रिलियन से नीचे आ चुका है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल जनवरी 2021 से अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि $1 ट्रिलियन से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट नीचे आया हो। पहली बार ऐसा देखने को मिला। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट आखिरकार ऐसा क्यों क्रैश कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, कारण आपने ये देखा कि लगातार जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट करने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया ने भी रिसेंटली क्या किया, अपना जो रेपो रेट वगैरह है उसको बढ़ा दिया। अब रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर देखो, पहले चीज़ तो यह है कि महंगाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन करेंट टाइम पर, न केवल इंडिया के अंदर, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, पूरे दुनिया भर के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा अपने उच्च स्तर पर देखने को मिलेगी। तो इंडिया के अंदर भी है। अब उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या क्या कुछ चीज़ें लेकर आए। चीज़ क्या की गई, रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। अब रेपो रेट बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, जो ईएमआई है, लोन है, वो महंगा हो जाएगा। जो लोन पहले लोग उठा रहे थे सस्ते ब्याज दर पर, वो अब लोन नहीं उठा पाएंगे लोग, क्योंकि ब्याज महंगा हो गया, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, अब लोन महंगा हो गया है। तो मार्केट के अंदर जो पैसे का फ़्लो है, मनी का फ़्लो है, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब मनी का फ़्लो कंट्रोल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास में पैसा कम आएगा, डिमांड कम होगी, और जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये एक रीज़न रहा कि कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट किया, जिसकी वजह से भी क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। देन उसके बाद और क्या मेंशन किया जाता है, देखो बोला यहाँ पर यह भी जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, एकदम बहुत तेज़ी से यहाँ पर इसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर साथ ही साथ हमारी सरकार कैसे देखती है क्रिप्टो करेंसी को, ये भी आपको पता है। सरकार ने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को देखा है, और बहुत सारे देश आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर भी यहाँ पर एक देश देखने को मिलेगा जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया एज अ लीगल टेंडर, अपनी ऑफिशियल करेंसी की तरह। ठीक है ना। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं दुनिया भर के अंदर जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन कर रखा है, वो आज खुश भी होंगे।
चाइना, रशिया, ये दो बड़े बड़े एग्जाम्पल है जिन्होंने यहाँ पर बैन लगा रखा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब जब स्पेसिफिकली इंडिया की बात आती है तो आपको पता है इंडिया के अंदर क्या वैल्यू मिलती है क्रिप्टो करेंसी को। जो लोग हैं वो तो यहाँ पर ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बट सरकार ने भी कोशिश करी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाने की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर टैक्सेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी हैं। सरकार बिल्कुल अगेंस्ट में क्रिप्टो करेंसी का, ये तो आपको पता ही है। अब आप कहोगे सरकार क्यों अगेंस्ट में है? खासकर जो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बहुत पहले ही मना कर रखा है भाई क्रिप्टो करेंसी से आप लोग को दूर रहना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है ना कि आरबीआई ऐसा क्यों मना कर रहा है, उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज के टाइम पर क्या करता है, यानी कि आपके पास में जो नोट है या फिर जितनी भी करेंसी आज के टाइम पर इंडिया में सर्कुलेट हो रही है वो सब आरबीआई के थ्रू यहाँ पर की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर उसको चला रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशन देखने को मिलेगा हमारे इंडियन करेंसी की तरफ या फिर जितने भी हमारे बैंक्स हैं उन सब की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रेगुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारा एक सेंट्रल बैंक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है ना। मतलब कोई भी इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर यूज़ बढ़ेगा तो आरबीआई का तो कोई काम बचेगा नहीं ना, क्योंकि आरबीआई आज के टाइम पर एक मोनोपोली बना हुआ है और क्रिप्टो करेंसी लोग यूज़ करने लगेंगे, क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत वैल्यू मिल जाएगी, तो आरबीआई का तो कोई काम ही नहीं है। लोग यहाँ पे व्यापार करेंगे, लोग यहाँ पर मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का जब यूज़ होने लगेगा तो आरबीआई का कोई रोल बचेगा नहीं। तो आरबीआई ने इसको बैन करने की पूरी तरह से कोशिश तो की थी, लेकिन बैन नहीं कर पाए। फिर भी यहाँ पे कुछ टैक्सेशन को लेकर टैक्स वगैरह लगाया जाएगा, इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग लेकर आ गए। फिलहाल आरबीआई स्टार्टिंग से वार्न करता हुआ है कि भाई इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ अता पता नहीं है इसका, तो इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे वही हुआ कि यह भी क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आरबीआई भी बोलता है कि हाँ देखो हमने ये बात बोली थी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई सर आप कह रहे हो क्रैश हुआ है तो क्या कभी उठेगा नहीं क्या ये? देखो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका कहना यह है दो तरीके हो सकते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है वो दोबारा उठ भी सकता है और नहीं भी उठ सकता। जो हमारे क्रिप्टो करेंसी के एंथुसियास्ट हैं उनका कहना यह है कि देखो जो बिटकॉइन है यहाँ पर ऐसे उतार चढ़ाव हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे देखे हैं, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कहना यह है कि भाई क्रिप्टो करेंसी इस प्रकार से गिरा आपकी बार कि उठना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर मतलब दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहे हैं एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट के, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या मेंशन किया जाता है, और यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि देखो आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनालिस्ट का कहना यह है कि आप लोग एक आर्गूमेंट कर रहे हो। देखो एक आर्गूमेंट होता है वो ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक इन्वेस्टर ने गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाया होता तो कहीं ना कहीं उसका पैसा फिर भी इन्वेस्टेड है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी अगर डूब गया तो डूब गया, इसमें कोई पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो ये आर्गूमेंट का कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर कर रहे हो तो गोल्ड एंड सिल्वर की अभी भी बहुत वैल्यू है। वो एक प्रीशियस मेटल है, कहीं पर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में किसी को तो आधे को तो पता ही नहीं है, कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है कौन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसकी जो है संख्या बहुत कम है। तो बिटकॉइन से ज़्यादा वैल्यू आपको गोल्ड एंड सिल्वर की देखने को मिल जाती है। इसको लेकर भी एक जो है आपको डिबेट देखने को मिलती है, ठीक है ना। वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। अब यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि भैया जो ये क्रैश देखने को मिला है बिटकॉइन के अंदर में, इसका इम्पैक्ट एल सल्वाडोर पर क्या पड़ा। तो एल सल्वाडोर बोलता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एल सल्वाडोर ने खुद ने बोला कि इनकी सरकार ने लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था बिटकॉइन के अंदर, और वो आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लॉस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ कंट्री की क्या हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया जाता है जो बिटकॉइन है इसने यहाँ पर एक चांस ऑफ़र किया था एल सल्वाडोर को कि भाई सरकार जो है इनकी वो यूएस की तरफ से डिपेंडेंसी को कट कर सके, क्योंकि एल सल्वाडोर की खुद की करेंसी नहीं हुआ करती थी। तो एल सल्वाडोर की सरकार ने यहाँ पर क्या किया, जो यूएस डॉलर्स है, ठीक है, यानी कि जो अमेरिकन डॉलर है उसी की करेंसी यहाँ पर इनकी करेंसी मानी जाती थी। तो यहाँ पर इन्होंने उस करेंसी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कट करके क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ ये आप लोगों ने देख लिया।
हालांकि फिर उसके बाद मेंशन किया जा रहा है कि बिटकॉइन को लेकर वहाँ के सिटीजन्स का क्या हाल है। तो बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं एल सल्वाडोर के अंदर, वो हमेशा से ही बिटकॉइन को अडॉप्ट करने से मना कर रहे थे, ये हम लोगों ने देखा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि देखो क्रिप्टो करेंसी एक लिमिटेड वे में एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है इसको लेकर, तो हम लोग नहीं चाहते इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एल सल्वाडोर की सरकार ने किया है, तो यहाँ पर एक नई सीख हो सकती है, उसके बारे में ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। तो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ये आपको देखने को मिल जाते हैं, नाइब बुकेले, तो जिनका नाम ये है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस पूरे आर्टिकल को समझ लिया है, पूरे बैकग्राउंड के साथ में। क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है, वो सब हमने डिस्कस किया। प्लस उसके बाद ये भी जाना कि अब एल सल्वाडोर के क्या हालात आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल क्या है? अगला एडिटोरियल हमारा बात करता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, खासकर जॉब क्रिएशन के बारे में। अब यहाँ पे क्या मुद्दा है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इस आर्टिकल को लिखा गया KR श्याम सुंदर साहब के थ्रू। अब ये कौन है, इनके बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है। तो एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर के अंदर में। तो ये क्या मेंशन करते हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने 10 लाख सरकारी जॉब्स का अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले 18 महीनों के अंदर हमारे PM 10 लाख सरकारी जॉब प्रोवाइड करवाने वाले हैं। लेकिन मेंशन यहाँ पर ऑथर ये करते हैं कि भाई आपको ये देखना होगा कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हमें बताती ये हैं कि जो 10 लाख सरकारी जॉब यहाँ पर दी जा रही हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ हैं, यानी कि ऑलरेडी पहले से वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ हैं वही इसके अंदर रखी गई हैं। यानी करंट टाइम पर खुद वैकेंसीज़ खाली हैं 8,72,243 के आसपास। तो यहाँ पे इस सेंस में बोला ये जा रहा है कि भाई कोई भी प्रॉपर एक नई जॉब नहीं क्रिएट हो रही है, क्योंकि अभी वैकेंसीज ये खाली हैं। तो 8,72,243 वैकेंसीज अलग अलग सेक्टर्स में खाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। इनके अलावा अगर आप लोग 10 लाख जॉब्स लेकर आ रहे थे तो ज़्यादा बेटर रहता, बट अभी यहाँ पर इतने वैकेंसीज ऑलरेडी खाली हैं। तो और आप लोग यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट कर रहे हो कि 10 लाख नई जॉब्स आ रही हैं। तो ऑथर यहाँ पर ये मेंशन करते हैं। फिर ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो करंट टाइम पे अगर हम लोग देखें तो लगभग 241 सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस ऐसे हैं, यानी कि हमारे केंद्र सरकार के अंदर आने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं 241 के आसपास, वो ऐसी हैं जहां पर जॉब्स की लगातार कमी हो रही है। 2017-18 में सेंट्रल लेवल पर जो जॉब थी वो यहाँ पर 10.84 लाख के आसपास थी, जो कि 2018-19 में कम हो गई, 10.71 लाख हो गई। 2019-20 में 9 लाख के आसपास हो गई। तो बोला गया कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे केंद्र सरकार के लेवल पर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, वहाँ पर जॉब्स लगातार कम हो रही हैं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया है। और उसके बारे में तो आपने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, उसके बारे में भी अनाउंसमेंट करना चाहिए था। तो ये जो 10 लाख का जॉब क्रिएशन किया गया है जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसको मतलब एक तरीके से ऑथर जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऑथर बोलते यह है कि भाई पहले से एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं, अभी आप उसी में इंक्लूड कर रहे हो, उस वैकेंसीज़ के अलावा ये जॉब्स लेकर आते तो यहाँ पर बात रहती। लेकिन जो ये 10 लाख जॉब्स का क्रिएशन है, ये यहाँ पर इसको ज़रूरत है देखना कि भाई यहाँ पर इसका मतलब इसको आप लोग लेबर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो। ऑथर का कहना यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग लेबर मार्केट को भी देखें तो लेबर मार्केट के अंदर जॉब की लगातार कमी हो रही है, तो आपको उस वाले पर्टिकुलर सेक्टर को भी देखना चाहिए था। लेकिन लेबर मार्केट को नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन जॉब्स को क्रिएट कर रहा है सेंट्रल लेवल पर। जब हम लोग लेबर फोर्स और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोगों ने यहाँ पर मतलब काम के अंदर पार्टिसिपेशन या लेबर कैटेगरी के अंदर जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, वो थोड़ा सा बढ़ा है, ना के बराबर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं, ना के बराबर इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेंशन किया गया कि जब आप लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हो, इसका जो कंट्रीब्यूशन हमारे नेशनल इनकम के अंदर वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वो भी यहाँ पर डिक्लाइन ही हुआ है, वो भी कम हुआ है। उसके बाद हमारी जो बॉन्डेड लेबर्स हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम कर रहे हैं, मतलब उनकी कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो मतलब अमाउंट है या फिर आप कह सकते हो उनका जो नंबर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी जो अगर बेरोज़गारी का रेट हम लोग देखते हैं तो बेरोज़गारी थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अगर मतलब 19-20 का फ़र्क है,
2019-20 के अंदर ये 4.8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, तो 2020-21 के अंदर ये कम होकर 4.6% हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सरकार यहाँ पर जो जॉब लेकर आ रही है उसमें अभी भी काफ़ी सारे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एरिया में जो बेरोज़गारी है अभी भी अपने एक उच्च स्तर पर देखने को मिल रही है। ठीक है ना, ये ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो कोई हमारे जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं, यानी कि जिनको रेगुलर बेसिस पर सैलरी मिल रही है, उनका कोई भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक होता है एम्प्लॉय जो कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हायर किया जाता है, और एक होता है एम्प्लॉय जो कि यहाँ पर इनफॉर्मल बेसिस पर काम कर रहा है, यानी कि उसकी जॉब का कुछ अता पता नहीं है, आज है कल नहीं है, या फिर आज है आज ही नहीं है। तो इस प्रकार की सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे, मतलब ये बोला गया कि जो ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले, मतलब इसी बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले जो वर्कर्स हैं, उनकी संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उनके जॉब्स के प्रति जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज़ों के ऊपर थोड़ा काम करने की हमें आवश्यकता है। बाकी ऑथर मेंशन करते हैं प्राइवेट सेक्टर का रोल। जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के रोल के बारे में, तो ये बोलते हैं कि देखो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मॉडर्न प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म आज के टाइम पर नहीं भी कर पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ये आप लोग देख पाओगे ऑथर ने मेंशन कर रखा है। अडानी ने क्या बोला, अडानी ग्रुप ने बोला कि हम लोग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि सिर्फ और सिर्फ 30,000 जॉब्स को जनरेट कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल थोड़ा सा कमज़ोर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो हमें ज़रूरत है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी मजबूत करें। प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब यहाँ पर जनरेट कर सके, उसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। बाकी फिर उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जॉब्स के बारे में। ऑथर फिर लास्ट में यहाँ पर मेंशन करता है कि देखो जो सरकार है, सरकार को यहाँ पे अपना रोल को एस्टेब्लिश करना चाहिए, और जो खासकर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, यानी कि रोज़गार जनरेटर की तरह यहाँ पर काम करना चाहिए। क्योंकि अभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाते हैं, जैसे कि MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत यहाँ पे सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे सकती है दूसरे लेवल पर। जो भी 10 लाख जॉब्स दी गई हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स में आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोज़गारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो वहाँ पर एक सुधार की आवश्यकता है, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर ऑथर ने मेंशन किया। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में डिटेल से समझ लिया है। नाउ आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का होने वाला है। तो इंडियन एक्सप्रेस पर भी एक लौता सा आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन पर ये बात करता है इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में। अब बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। ये जो वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट है ये क्या है, प्लस इंडिया नेपाल के रिलेशंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, वो सारी बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाई गई हैं। तो एक एक करके चलो इसका भी डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है? देखो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है जल्द ही ये वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को संभालने वाला है। अब मतलब इंडिया के हाथ में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। पता है इससे पहले चाइना के हाथ में ये प्रोजेक्ट था, चाइना ने लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से देखा है, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया जो है इसको देखने वाला है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि एनर्जी को जनरेट करेगा। सेती नदी पर है। सेती नदी कहाँ पर है, तो आप लोग थोड़ा सा इस वाले मैप को देखो, ऊपर मैप आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड रुक जाओ, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैप आप लोगों ने देखा, इधर इंडिया है, ऊपर नेपाल आपको देखने को मिलेगा। इनके बीच में आपको जो नदी देखने को मिल रही है सेती नदी है। यहीं पर आपको वेस्ट सेती डैम देखने को मिलेगा। और पता है इस डैम को बहुत समय तक यहाँ पर चाइना ने फोकस किया कि चाइना यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन कर सके, चाइना यहाँ से एनर्जी को जनरेट कर सके, लेकिन चाइना की कंपनीज फेल मार गई। चाइना की कंपनी प्रॉपरली काम नहीं कर पाई। उनका कहना यह है कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वही पैसा हमारा नहीं निकल पा रहा है, तो इसकी वजह से चाइना ने छोड़ दिया। और अब यहाँ पर इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर काम करेगा। तो नेपाल के एरिया में देखने को मिलेगा, नेपाल की सेती नदी के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलता है।
और मतलब इसके अंदर क्षमता इतनी है कि 750 मेगावाट की बिजली को ये जनरेट कर सकता है। पिछले 28 सालों से काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मतलब ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2012 में नेपाल की सरकार ने क्या किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ली चाइना की एक कंपनी के साथ में, थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन के साथ में। तो यहाँ पे चाइना के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। 2012 से चाइना लगातार काम कर रहा था। 2018 में क्या हुआ, चीन की कंपनी ने यहाँ पर इस पूरी परियोजना को ही छोड़ दिया। इसने बोला नहीं, हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? चाइना ने यहाँ पर ये बोला कि भैया देखो, ये जो परियोजना है ये हमारे हिसाब से नहीं चल पा रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर, मैंने जो कंपनी इसको बना रही थी, वो जो कंपनी है वो कुछ घाटे में जा रही थी लगातार। तो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो 2012 से लेकर 2018 तक चाइना के हाथ में था। फिर 2018, 19, 20, 21, 22, अब ये 4 साल हो चुके हैं, तब से इस प्रोजेक्ट को किसी ने भी नहीं छुआ है। तो अब फाइनली यहाँ पे आपको पता होगा, अभी इस साल इंडिया नेपाल के लिए जो रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इसी साल अप्रैल 2022 में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया के दौरे पर आए थे, और इंडिया में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था। और जब इंडिया में आए तो तभी यहाँ पर इस परियोजना को लेकर भी चर्चा की गई थी। तो अप्रैल 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे, और उसके अगले ही महीने 16 मई को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लुम्बिनी की यात्रा पे गए थे। तो उसी दौरान यहाँ पर उसी यात्रा में इस पूरे प्रोजेक्ट को इंडिया जो है संभालेगा, इसको लेकर चर्चा कर दी गई है। तो क्योंकि देखो, नेपाल में ना बिजली की भारी कमी भी रहती है, और यहाँ से बिजली काफ़ी सारी बनाई जा सकती है, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ही अपने आप में काफ़ी सारी क्षमता है कि बहुत सारी बिजली बना सकती है। तो इसके लिए फोकस किया जा रहा है कि अब इंडिया जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। बाकी इसके आसपास जो लोग हैं उनको हटाया जाएगा, और हटाकर जो है लोगों को कुछ पैसा वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि वो कहीं पर अपने आराम से सेटल हो सकें, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैंने आपको बताया 2012 से 18 तक चाइना ने इसको संभाला। फिर उसके बाद में चाइना 2018 के बाद में विड्रू कर गया, चाइना की बस की बात नहीं थी संभालना। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि भारत के जो पीएम है वो लुम्बिनी विजिट करें। जैसा आपने आज का थंबनेल देखा है, थंबनेल थोड़ा सा मैंने पुराना सा लगा दिया, 16 मई को वो लगाया था जब भारत के पीएम गए थे। अब यार कुछ जल्दी से मिला नहीं थंबनेल, वरना वीडियो लेट हो जाता, तो मैंने फटाफट वही थंबनेल उठाया, उसके अंदर छोटा सा चेंज किया और उसके बाद उसके ही लगा दिया। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में भी। गौतम बुद्धा के जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो हुआ क्या, पीएम लुम्बिनी विजिट करे। लुम्बिनी वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी क्यों गए थे, क्योंकि उस दिन हम लोग बुद्धा जयंती सेलिब्रेशन कर रहे थे। लगभग 2566 बुद्धा जयंती सेलिब्रेशन थी, जिसको हम लोग यहाँ पर ही कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ही चर्चा में थे। तो उसी दौरान यहाँ पे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर वेस्ट सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर एक अग्रीमेंट करती हैं, और यहाँ पे बोला जाता है कि अब बिल्कुल इस वाले प्रोजेक्ट को इंडिया संभालेगा, इंडिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। और यहाँ पे आप कर सकते हो 750 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो काफ़ी सारी बिजली यहाँ पर ये जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। और इससे इंडिया नेपाल के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए जाएंगे। बाकी पावर सेक्टर में यानी बिजली के मामले में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कैसे हैं, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो, नेपाल अपने आप में रिच है पावर सोर्सेज के मामले में। पावर सोर्सेज का मतलब यह है हम लोग कहाँ से बिजली बना सकते हैं, पानी से। तो रिवर्स वगैरह के मामले में नेपाल बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। 6000 के आसपास नदियाँ हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ आपको वो देखने को मिल जाती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है कि वहाँ से ये लोग पावर जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पावर जनरेशन में इंडिया यहाँ पे नेपाल की मदद करता है, और अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से हम लोग मदद कर रहे हैं। नेपाल के साथ में हमने महाकाली ट्रीटी को साइन किया था 1996 में, ताकि 6480 मेगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक और प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, अपर कर्नाली प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर इंडिया ने सक्सेसफुली 900 मेगावाट तक का अरुण 3 प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है नेपाल वाले एरिया में। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट होने, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया 2023 तक कंप्लीट होना है। तो ये यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि पावर जनरेशन के मामले में इंडिया नेपाल दोनों ही काफ़ी हद तक आज के टाइम पर आगे आ रहे हैं, और काफ़ी सारी जगह पर कोऑपरेट कर रहे हैं।
तो वेस्ट सेती डैम क्या है ध्यान रखना, वेस्ट सेती प्रोजेक्ट क्या है ये ध्यान रखना। तो चाइना के हाथ से अभी गया ये और इंडिया के हाथ में है। अब देखते हैं इंडिया इसको किस प्रकार से मैनेज करता है। इंडिया नेपाल के पावर रिलेशंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। चलो अब मैं आपको इंडिया और नेपाल के कुछ एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में बताता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा थंबनेल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना यहाँ पर सोचोगे थंबनेल एक्सप्लेन नहीं किया, पागल बना दिया थंबनेल लगा के। तो देखो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, देखो ये जो थंबनेल है ना ये मैंने 16 मई को लगाया था, आज मैंने वापस इसको लगा दिया। बिल्कुल भी टाइम नहीं था थंबनेल क्रिएट करने के लिए, तो मैंने बिल्कुल इसको वापस से ऐसे ही लगा दिया है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो पीएम है हमारे वो नेपाल गए थे ताकि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है वहाँ पे वो विज़िट कर सके। जन्म स्थान की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जन्म स्थान देखने को मिलता है। लुम्बिनी जगह है वो, और वो जो लुम्बिनी है वहाँ पर एक टेम्पल है माया देवी टेम्पल, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही ये टेम्पल देखने को मिलता है, वाइट कलर का जो टेम्पल है। अब इस टेम्पल में जब हम लोग अंदर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये उसी टाइम की ईंट वगैरह जैसी है एज इट इज़ रखी गई है, ठीक है। और इसके ऊपर वुडन फ्लोर से यहाँ पर मतलब एक तरीके से वुडन का फ्लोर बना रखा है ताकि जो लोग हैं वो आप मतलब घूम घूम कर इन चीज़ों को विज़िट कर सकें, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हो गया, ये आप लोगों ने देखा। अब ये जो इधर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वहाँ पर रखा हुआ है वो एरिया, और उसको शीशे में जो है पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो लोग वहाँ पे विज़िट करते हुए और पूरे टेम्पल को विज़िट करते हैं। तो आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से उस टाइम की जो ब्रिक्स वगैरह हैं वो एज़ इट इज़ जैसी थी वैसे ही रखी गई हैं, बस खाली इसके ऊपर सो है वो वुडन का फ्लोर बनाया गया ताकि जो लोग हैं वो इस पर चल के जाकर इस पूरे एरिया को विज़िट कर सकें। जैसे देख पाओगे यहाँ पे घूमा जा सकता है, इधर से यहाँ पर निकला जा सकता है और पूरे एरिया को विज़िट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। ये टेम्पल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस टेम्पल के बाहर ही आपको ये बड़ा सा तालाब देखने को मिल जाता है, जैसा आप लोगों ने ये पिक्चर में देख रखा है। कुछ इस प्रकार से भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये लोग विज़िट कर रहे हैं और विज़िट करते करते यहाँ पर ये सीधा एक तरफ से चक्कर मारते हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पर इस टेम्पल से बाहर निकल जाते हैं। तो आप कहोगे कितने मतलब आपको कैसे पता है, तो मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पर विज़िट किया हूँ यार, मैं काफ़ी बार विज़िट किया हूँ यहाँ पर। इनफैक्ट नेपाल में कुछ टाइम तक रहा था, मैं घूमने गया था, तो बहुत टाइम तक यहाँ पर मैंने मतलब 2-3 बार विज़िट किया है मैंने लुम्बिनी को। इस वाले एरिया पे भी जो ये आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे भी गया हूँ। तो देखो लुम्बिनी जो है कोई मतलब जो ये लुम्बिनी विज़िट आपने किया है ये कोई एक जगह नहीं है, मतलब जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है वो टेम्पल एक टेम्पल तो है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे 100 टेम्पल हैं जिसको विज़िट करना होता है। मतलब एक दिन में पूरा लुम्बिनी घूमना यहाँ पे इम्पॉसिबल सा है, पूरा टाइम चाहिए होता है प्रॉपर। और ऐसा भी नहीं है कि टेम्पल सारे बराबर में हों, एक एक टेम्पल बहुत बहुत दूरी पर देखने को मिलता है। एक टेम्पल ये है तो दूसरा टेम्पल दूरी पर है, चाइनीज़ स्ट्रक्चर के टेम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है, भूटानी स्ट्रक्चर के देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज़ के भी आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको लुम्बिनी में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो टाइम मिले तो ज़रूर एक बार विज़िट करो, लुम्बिनी एक घूमने की जगह है। बाकी यहाँ पे अब फटाफट हम लोग अपने इंडिया नेपाल के रिलेशंस को कवर कर लेते हैं, वरना और देर हो जाएगी। इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने वैसे क्या इशू है अभी के करंट टाइम पर वो तो डिस्कस कर लिया। देखो दोनों कंट्रीज़ का जो हिस्टोरिकल रिलेशन है, ऐतिहासिक रिलेशन, वो लंबे समय से इम्पॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ही अपने आप में कुछ टाइज़ को शेयर करते हैं। जैसे हिंदुज़म बुद्धिज़्म दोनों कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया बुद्धा जी का बर्थ प्लेस नेपाल का लुम्बिनी, फिर बुद्धा जी की जो डेथ हुई थी वो यहाँ पर हमारे कंट्री में हुई थी, इंडिया के अंदर में। देन उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया करेंट टाइम पे इंडिया नेपाल के रिलेशंस कुछ इस प्रकार से हैं जिसको हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता की तरह देखते हैं। यानी कि यहाँ पर इंडिया नेपाल के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी सारी शादी हैं और फैमिली के टाइज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इंडिया नेपाल की दोस्ती के लिए हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को साइन किया था 1950 के अंदर में। बाकी व्यापार के मामले में बात करें तो व्यापार ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो नेपाल के अंदर कर रखा है। कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा करें तो इंडिया नेपाल दोनों फोकस कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की कंट्री को अच्छे से कनेक्ट कर सकें, और उसी के लिए यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था और एक इलेक्ट्रिक रेल यानी ट्रेन चलाई गई है काठमांडू से रक्सौल तक। ध्यान रखना काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, रक्सौल जो आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करें
तो देखो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन डिफेंस कोऑपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा हमारे आर्मी में अलग अलग यूनिट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं। तो इसी में गोरखा रेजिमेंट भी होता है। तो जो इंडियन आर्मी का गोरखा रेजिमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो नेपाल के हिल डिस्ट्रिक्ट से भी किया जाता है। तो नेपाल के भी काफ़ी सारे लोग आपको गोरखा रेजिमेंट में देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे डिफेंस कोऑपरेशन देखने को मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बाकी इंडिया जो है 2011 से ही हर साल नेपाल के साथ में एक मिलिट्री अभ्यास रखता है, ध्यान रखना, उसका नाम है सूर्य किरण। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये तो हो गई रिलेशंस की बात। अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो बोला गया देखो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, इधर से इंडिया पड़ जाता है, पीछे से चाइना पड़ जाता है, और इसी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम, चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जैसा आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। चाइना बात करता है कि हम लोग दुनिया भर को लैंड और सी के माध्यम से कनेक्ट कर दूंगा। चाइना का ये मेजर फोकस है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंडर में। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह ये सकते हो कि जो नेपाल है उसको भी यहाँ पे पूरी तरह से ये हिस्सा बना रहा है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मामले में, और इंडिया जो है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पूरी तरह से अगेंस्ट में देखने को मिल जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। दूसरा चैलेंज यहाँ पे आता है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। अब बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला जब आता है तो आप लोग ये समझो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये इश्यूज़ हैं वो इरप्ट होते हैं 2019 में। अब बॉर्डर को लेकर विवाद क्या है, देखो ये पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आप लोग इस वाले पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक ओरिजिनल वर्जन का मैप है, ये नेपाली वर्जन का मैप है। जब आप लोग ओरिजिनल वर्जन को देखते हो तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, इधर इंडिया है और इधर नेपाल है। इंडिया इधर हो गया और इधर नेपाल हो गया। अब इंडिया नेपाल के बीच में ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, इस वाले हिस्से को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया 2019 में। तो ये देखो नेपाल ने क्या किया 2019 में, 2020 में इस प्रकार से अपना एक नेपाली वर्जन का मैप लॉन्च कर दिया, ये वाला। और ये जो हिस्सा है काला पानी, लेपुलेक और लिम्पियादुरा, ये जो तीनों इंडिया का हिस्सा है, इसको अपने मैप के अंदर दिखाया, जैसा आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो तीनों जगह ये सब यहाँ पर अपने मैप के अंदर दिखा दी है। हालांकि यहाँ पर ये मैप कैसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये एक ओरिजिनल मैप है। ये जो जगह है ये इंडिया की जगह देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसने अपने मैप में कंट्रीब्यूट करके दिखाया। तो ये मतलब ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब इन तीन जगह को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी यूपीएससी ने 2016 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था किस चीज़ को लेकर, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन लेकर था कम्युनिटी को लेकर। एक तरफ कम्युनिटी दी गई है, कम्युनिटी जो कि अक्सर न्यूज़ में रहती है, दूसरी तरफ यहाँ पर वो कम्युनिटी किस चीज़ के संबंधित में, जैसे कुर्द का रिलेशन बांग्लादेश से है, मधेसी का नेपाल से, रोहिंग्या का म्यांमार से। बताओ कौन सा पेयर करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर जो मधेसी है नेपाल बिल्कुल देखने को मिलता है, मधेसी नेपाल कनेक्शन बिल्कुल देखने को मिलता है, रोहिंग्या म्यांमार का कनेक्शन देखने को मिलता है। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो कुर्द कम्युनिटी है ये बांग्लादेश की नहीं है। कुर्द जो आपको देखने को मिलते हैं ये बेसिकली टर्की वाला रीजन हो गया, उसके बाद सीरिया, नदर्न इराक वो वाला रीजन हो गया, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इंडिया नेपाल के रिलेशंस को लेकर। चलो ये आर्टिकल कवर हुआ, अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी इंडियन एक्सप्रेस का ही एक्सप्लेनर सेक्शन पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये बोला गया कि देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लेकर सरकार ने जो ट्रांचेस है, जो फेसेस है वो स्टार्ट कर दिए हैं। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इस गोल्ड बॉन्ड का शेड्यूल कर दिया गया है, यानी कि आप कह सकते हो मंडे में कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। 5 दिन तक सब्सक्रिप्शन आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, मतलब गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या, पहले हम लोग ये जानते हैं, फिर इसी से संबंधित जो यूपीएससी का क्वेश्चन है वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं आपको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2015 में। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि गोल्ड की जो फिज़िकल डिमांड होती है, यानी कि सोना अगर आपको ख़रीदना है तो क्या करोगे, दुकान पर जाओगे, उससे बिस्किट या फिर कोई भी ज्वेलरी खरीद लोगे, तो वो हो गया हमारा फिज़िकल गोल्ड। तो उस फिज़िकल गोल्ड की डिमांड को कम करने का काम करता है ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ध्यान रखना। आप कहोगे ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। देखो होता क्या है, सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है या फिर जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं,
ये बेसिकली एक तरीके से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसीजर है। मान लो हम समझते हैं, सरकार क्या करती है, सरकार यहाँ पे एक बॉन्ड देती है आपको, गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड सरकार के थ्रू इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के माध्यम से। और जो भी यहाँ पर ये बॉन्ड दिए जाते हैं, ये बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में इशू किया जाता है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या सरकार डायरेक्टली गोल्ड बॉन्ड देती है? नहीं, सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में आपको गोल्ड बॉन्ड देती है। बॉन्ड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे और उस पैसा जो है, मतलब उस सोने का पैसा आप सरकार को दे दोगे। मतलब क्या है, अब समझते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पर, मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने बोला कि यार मुझे सोने में इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, करो, क्या दिक्कत है? तो करोगे कैसे? जाओगे ज्वेलरी वाले शॉप से गोल्ड को ख़रीद के घर पे ले आए, अब वो रखा हुआ है। अब आने वाले टाइम पर गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो उसका दाम बढ़ जाएगा, है ना, वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप सोना ना खरीदो, सोने ना खरीद कर उसकी फ़िज़िकल डिमांड को कम कर कर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सको। तो आप कहोगे ऐसा पॉसिबल है? देखो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सरकार को चाहिए पैसा, सरकार को पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार क्या करती है, ये बॉन्ड जारी करती है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये पेपर देगी। ठीक है, एक तरीके से एक पेपर रहेगा जो कि एक प्रूफ की तरह रहेगा। तो आपने मान लो यहाँ पर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है 4,000 5,000 जितना भी रुपया, तो आप क्या करोगे, सरकार से इस गोल्ड बॉन्ड को ख़रीद लोगे। गोल्ड बॉन्ड को ख़रीदने का मतलब है आपने सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जैसे जैसे आने वाले टाइम पर सोने के जैसे जैसे भी दाम बढ़ेंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। प्लस सरकार यहाँ पे आपको एनुअल इंटरेस्ट भी देगी, यानी कि हर साल आपको कुछ ब्याज भी मिला करेगा। तो ये है यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड, मतलब आपको सोना खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को पैसा दे दो और सरकार आपको ये बॉन्ड दे देगी। और वो बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में दिया जाएगा। बॉन्ड वो कहाँ से ले सकते हो, तो बॉन्ड हमारे कमर्शियल बैंक्स भी देते हैं, यानी कि जो बाकी सारे बैंक्स हैं वो भी देते हैं। प्लस आप आजकल के टाइम पर स्टॉक मार्केट में भी आप लोग आराम से जो है गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज़ कर सकते हो। तो ये एक फोकस है। अब आप कहोगे एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड को परचेज़ कर सकता है? तो ये जो बॉन्ड है ये केवल जो हमारे इंडियन रेसिडेंट्स हैं, प्लस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्लस ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यही लोग यहाँ पर इन बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना। अब इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट है या नहीं है? बिल्कुल लिमिट है, वरना तो ब्लैक मनी भी सारा इसमें लगा दोगे। तो गोल्ड बॉन्ड को परचेज़ किया जा सकता है और इसके लिए यहाँ पे कुछ लिमिट रखी गई है। जो भी हमारे इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, आप और मैं हूँ, जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, तो वो लोग यहाँ पर एक अपर लिमिट उनके लिए 4 किलोग्राम तक का सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 4,000 यूनिट तक के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मतलब आपके पास पैसा है तो 4 किलोग्राम तक का सोने का इन्वेस्टमेंट आप लोग कर दो। लेकिन यही जो डिमांड, यही जो लिमिट है, ये ट्रस्ट और कुछ कंपनीज़ के लिए बढ़ा दी जाती है। जैसे बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, तो उनके लिए लिमिट ये 20 किलोग्राम की है कि आप लोग यहाँ पर 20 किलोग्राम तक का सोने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इस लिमिट को और बढ़ा दिया जाएगा या कोई लिमिट नहीं रखी जाएगी तो इससे ब्लैक मनी को भी इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, इस वजह से ये लिमिट रखी गई है। अब आप कहोगे यार 4 किलोग्राम सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत पैसा चाहिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये तो एक अपर लिमिट है, इसकी एक मिनिमम लिमिट भी है। मिनिमम लिमिट यहाँ पर यह है कि आप 1 ग्राम सोने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी 4,000 5,000 से भी आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 4,000 5,000 रुपये का भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सरकार को ये पैसा दे सकते हो। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम लिमिट क्या है वो अलग अलग है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब यहाँ पे इसका टर्म देखने को मिलता है, मतलब आपने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अगर मान लो आपको पैसा चाहिए होगा तो वो 8 साल बाद मिलेगा। तो आपको होगा ये क्या बात है, हाँ, जो गोल्ड बॉन्ड है ये 8 साल में मैच्योर होगा, 8 साल बाद आपको वो पैसा रिटर्न मिलेगा। तो आपको अगर बीच में पैसा चाहिए होगा तो अर्जेंटली, तो बीच में भी चाहिए होगा तो भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी एक यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है, वो यह है कि आपने आज ये गोल्ड बॉन्ड कर लिया है तो 5 साल बाद आप एलिजिबल हो पाओगे, 5 साल बाद वहाँ से वो पैसा निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है ना, देखो इस पर जैसे जैसे सोने के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे पैसा भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज भी मिलता है। सरकार आपको हर साल लगभग 2.5% के आसपास का ब्याज प्रोवाइड करवाती है। ध्यान रखना, ये ब्याज है और ब्याज नहीं ब्याज है, और ये जो ब्याज है बेसिकली ये एक तरीके से इंटरेस्टेबल है, ध्यान रखना। तो इसके ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स भी काट सकती है सरकार। और ये सारी बातें प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग मेंशन की गई हैं,
तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसी को लेकर मतलब ये कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सरकार अलग अलग फेसेस को लॉन्च करती है। 2019-20 में सरकार ने लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 9,652 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर रखे थे अपने पास में इस इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अभी 2021-22 का जो भी यहाँ पर ये ट्रांचेस हैं या जो फेसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मंडे में ये स्टार्ट हो चुका है, पहला फेज़ ओपन हो चुका है, 5 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन है, 5 दिन में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर सेकंड फेज़ आएगा, थर्ड फेज़ आएगा और फोर्थ फेज़ आएगा। और इसी प्रकार से साल 2021-22 में यानी पिछले साल अगर हम लोग बात करें 9 फेज़ लेकर आए गए थे और वहाँ पर बहुत सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट आया था, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है। अब इसी को लेकर जो यूपीएससी का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का वो क्या था, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि गोल्ड बॉन्ड या फिर जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसका पर्पस क्या है। तो पहला ऑप्शन, टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड, यानी कि जो आपका ख़राब सा सोना पड़ा हुआ है, ख़राब नहीं है हालांकि, जो सोना आपका रखा हुआ है फिजिकली, उसको इकोनॉमी के अंदर एंटर करना। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे फिजिकल डिमांड को ख़त्म करेंगे और इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा जा रहा है, वो आप जो पैसा सरकार को दे रहे हो। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, यानी एफडीआई को प्रमोट करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है इसके अंदर में, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। फिर तीसरा स्टेटमेंट आता है, टू रिड्यूस इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स, ये भी सही है कि देखो इससे क्या होगा ना कि भारत जो आज के टाइम पर बहुत सारा गोल्ड खरीद रहा है दूसरे देशों से, और वो चीज़ यहाँ पर कम हो जाएगी। तो हम लोग की जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर गोल्ड इंपोर्ट को लेकर वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में ना कर गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर करा करेंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप कह सकते हो 1 and 3 ओनली। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इसके बारे में। आई होप आप लोगों को इसको अच्छे से समझ चुके हो। नाउ फटाफट आज की वोकैबलरीज को देखते हैं। सबसे पहला वोकैब है आज का अनअबेटेड। तो अनअबेटेड का मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बिना कमी के या फिर अटूट, ठीक है। यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बिना कम हुए कोई काम करना, अनअबेटेड यहाँ पर यह मेंशन किया जाता है, बिना कमी के या अटूट आप कह सकते हो। दूसरा आता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब नेसेसरी यानी इम्पॉर्टेंट, अनिवार्य। उसके बाद आता है फिनेगल। फिनेगल मतलब यहाँ पर काम निकालना। यहाँ पे आप लोगों ने कोई अचीव समथिंग बाय मीन्स ऑफ ट्रिकरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो फिनेगल मतलब काम निकालना। उसके बाद में यहाँ पर एक वोकैब आता है इनॉक्यूलेटेड। इनॉक्यूलेटेड मतलब किसी को वैक्सीन से ट्रीट करना, यानी किसी को वैक्सीनेशन देना, इनॉकुलेशन करना। आपने इस प्रकार का टर्म सुना होगा कोविड-19 के टाइम पर। तो ट्रीट विद अ वैक्सीन, यानी जिसको हम लोग टीका बोलते हैं या वैक्सीनेट करना, तो इसको इनॉकुलेट भी बोला जाता है। फिर एक वोकैब आता है लास्ट, लॉडेबल। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, यानी कि तारीफ़ काबिल आप कह सकते हो, कमेंडेशन या डिज़र्विंग प्रेस। तो यहाँ पर हम लोग प्रशंसनीय बोल सकते हैं, ये हमारा लाउडेबल हो गया। ना इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।